आज इन तीन प्रॉपर्टी को समझेंगे नहीं, है ना। पहला प्रॉपर्टी जो इसमें यानी थर्ड प्रॉपर्टी दो हो चुके हैं, तीसरी प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ है देखो, समेशन j goes from 1 to n aij into ckj is equal to 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो कि i बदल नहीं रहा है, ठीक है, i बदल नहीं रहा है ना, यानी कि इसके लिए a के लिए i फिक्स है और इसके लिए c के लिए k फिक्स है, ठीक है, लेकिन j क्या हो रहा है 1 से लेके n तक जाएगा, है ना, क्लियर, इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या निकला, जहां पर इसका स्टेटमेंट का मतलब ये निकल रहा है, अगर हम किसी रो को पकड़ ले, है ना, उस रो के जो एलिमेंट्स हैं उसको अगर हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी दूसरे रो के अगर कोफैक्टर्स हम मल्टीप्लाई करते और उन टर्म्स को अगर हम सम करें तो हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। मेरे कहने का मतलब ये है, ध्यान से देखना, हम एक 3x3 का मैट्रिक्स ले ले रहे हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स A है, मान लीजिए A11 A12 A13 A21 A22 A23 and the third row is A31 A32 and A33। अब स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जैसे मान लीजिए आपका मर्जी, आप I डिसाइड कर लीजिए, तो मैंने चलिए डिसाइड कर लिया कि हम इधर का फर्स्ट रो लेंगे, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग इसकी बात करें और C को फैक्टर K के लिए, मतलब I की वैल्यू में 1 ले लिया, K की वैल्यू मैंने 2 ले लिया, ठीक है ना, चलेगा। I आप समझ रहे हो पहले रो ही नंबर होता है, C में भी पहला K है तो वो भी उसका रो नंबर ही होगा, ठीक है ना। एक्सप्रेशन तो आप समझते ही हैं किसका क्या मतलब निकलता है, कौन रो इंडिकेट करता है, कौन कॉलम इंडिकेट करता है ना। तो हम I की वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं कितना, 1 एंड जो K है उसकी वैल्यू हम ले रहे हैं लेट्स से 2। तो हमारा पूरा कहानी क्या बना, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला A11 C2 1 प्लस A12 C2 2 प्लस A13 C2 3। समझ में स्टेटमेंट सबको, इसका मतलब समझ में है ना। जरूरी ये नहीं था आप I की वैल्यू 1 ले रहे हो तो K की वैल्यू 3 भी ले सकते थे, ठीक है ना, मतलब इस तरीके की सिचुएशन केस, ऐसा केस हो सकता था। एक एग्जांपल ये भी हो सकती है, I की वैल्यू 1 ले ले और K की वैल्यू क्या ले ले, हम ले ले 3। तो ये स्टेटमेंट अगर पूरी तरह से लिखेंगे तो कैसा नजर आएगा, A11 C31 प्लस A12 C32 प्लस A13 C33, और स्टेटमेंट के हिसाब से इन दोनों की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए, ठीक है ना, ये स्टेटमेंट है, क्लियर। I की वैल्यू 1 हो ऐसा भी जरूरी नहीं, मैंने कहा ना, बस आप फिक्स कर लीजिए, हो सकता है आप ऐसा ले लेते I की वैल्यू 2 ले लीजिए और इस केस में K की वैल्यू 1 ले लीजिए, इस केस में I की वैल्यू आप 2 ही लेने दीजिए और K की वैल्यू आप 3 ले लीजिए, तब भी जो आप ओपन अप करेंगे तो उसकी वैल्यू किसकी बराबर आएगी, 0 के बराबर। ये स्टेटमेंट है। अच्छा, सिर्फ रो के लिए ही नहीं स्टेटमेंट है, सेम चीज किसके लिए यहाँ पे दिया गया, देखो I बदलने की बात कही जा रही है, I 1 से लेके n तक जाए और J फिक्स रखने की बात कही जा रही है, तब भी कितना आएगा, 0। यानी कि जैसे मान लीजिए मैं इस केस में ये ले लिया, थर्ड कॉलम ले रहा हूँ, है ना, यानी कि मैं J की वैल्यू फिक्स कर दिया लेट्स से 3 और K की वैल्यू मान लीजिए मैंने मान लिया 2। तो ये इधर वाला स्टेटमेंट के हिसाब से क्या बनना चाहिए, ये स्टेटमेंट ये बनना चाहिए A1 एंड J की वैल्यू हमने लिया है 3 और C I K I की वैल्यू 1 एंड 3 हमारे लिए कितना होना चाहिए, नहीं K की वैल्यू हमने 2 ले रखे हैं ना, सेकंड है, प्लस A, अब आपको I की वैल्यू बदलना है, अब आएगा कितना, A2। समझ में आ रही है बात, पहले हमने क्या ले लिया, इसके हिसाब से हमने ये C हम इसका लेने वाले हैं और A हम कहां से लेने वाले हैं, J की वैल्यू हम कहां से लेने वाले हैं, सेकंड वाले से, है क्लियर, ठीक है ना। सब कुछ स्टेटमेंट क्लियर है। तो हमने जब बदलना चालू किया तो इस तरीके से हमने लिख दिया, सेकंड वाले के लिए आप क्या लिखेंगे, C अब यहां से उठाएंगे, है ना, हम सबको समझ में आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूं,
के की वैल्यू हमने क्या लिखा है, ये देखिए यहाँ पे के की वैल्यू हमने 2 लिया है, तो ये सी यहाँ से आएगा, है ना, सी इसके साथ, तो सी 2 2, और जबकि ए कौन सा आएगा बताइए जरा, ए आपने देखिए सी 2 2 लिया है, आई की वैल्यू आपने लिया है 2, तो यहाँ पे भी आप क्या लेंगे 2, है ना, तो ये हो गया A2, और आप एलिमेंट कहाँ से लेने वाले हैं, थर्ड कॉलम से, तो ये रहा, एम आई क्लियर। और आखिरी क्या बनेगा बताइए, A3, और उसके बाद क्या लिखना होगा आपको 3, C आपको क्या लिखना है 3 2, C3 और 2, कितना आएगा बताइए 0। क्या ये बात सबको समझ में आया, है ना। तो आप चाहे किसी रो के अगेंस्ट में बात करिए, चाहे आप किसी कॉलम के अगेंस्ट में बात करिए, आपके साथ आएगा कितना 0। अब इसको डेराइव करते हैं, प्रूफ करते हैं ना कि हम जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। हम किसी एक स्टेटमेंट को प्रूफ करते हैं ना, चलिए इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है, जो पहला वाला केस आपको दिखा है, बाकी आप असाइनमेंट में घर में करके चेक कर सकते हैं, है ना। देखिए देखो बड़ा आसान है, यहाँ से तो आप ऐसे कर भी सकते हैं, A11 और C21 है ना, कोफैक्टर निकालना सबको आता होगा, है ना। C21 यानी कि हमको कोफैक्टर लेना है इस वाले एलिमेंट के हिसाब से, 21 मतलब कौन हुआ ये, तो आपको याद है कोफैक्टर कैसे लिखते हैं, -1 टू द पावर I प्लस j, यानी कि 2 प्लस कितना आएगा 1, यानी कि ये होगा 3। और आपको कोफैक्टर में आपको क्या निकालना पड़ता है, डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है बचे हुए एलिमेंट्स के रो और कॉलम को छोड़ के, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे A12 A32 इनटू A13 और A33, am I clear, प्लस A12 C22 चाहिए, C22 आप समझ गए -1 की पावर 4, और C22 मतलब ये वाला छोड़ दीजिए और ये वाला छोड़ दीजिए, बचे हुए एलिमेंट की डिटरमिनेंट अब निकालने की बात होगी, A11 एंड A13 और इधर आएगा A31 और इधर आएगा A33, और लास्ट एलिमेंट हमारा क्या बना है बताइए जरा, A13 और -1 की पावर 3 प्लस 2 कितना आएगा 5, और 2 3 मतलब ये वाला, तो ये और ये छोड़ दिया, यानी दिस इनटू दिस एंड दिस, तो A11 A12 A31 एंड A32, ये कितना आएगा 0 आएगा, है ना, जब हम सॉल्व करेंगे, अगर ये स्टेटमेंट अगर ये लॉजिक सही दिया है ना, तो बाकी आप करना शुरू करिए। ये कितना आएगा बताइए, मैं यहाँ लिख रहा हूँ A11 और ये -1 की पावर 3 है तो -1 ही आएगा, है ना, एंड दिस इनटू दिस, तो ये आएगा माइनस टाइम्स A12 A33 माइनस क्या लिखेंगे बताइए A13 A32, ये हो गया फर्स्ट टर्म, प्लस A12 और ये कितना है बेटा, ये -1 की पावर 4 तो +1 हो गया, और ये है दिस इनटू दिस A11 A33 माइनस A13 A31, अब आएगा ये -1 की पावर 5 मतलब -1 है, माइनस A13 और ब्रैकेट में आएगा A11 A32 माइनस A12 एंड A31, अब ये 0 आना चाहिए, है ना। तो देखिए हम डायरेक्ट टॉपिक वो कर लेते हैं, देखो जैसे ये 1 1 1 2 3 3 है ना, A11 1 2 3 3, और कहीं पे दिख रहा है ये देखो A11 दिखा, ये A11 A12 A33, ये वाला टर्म इसके साथ में माइनस में आएगा और ये वाला टर्म प्लस में आएगा, तो ये टर्म खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, दिखाई दिया पक्का, है ना। दूसरा मिलाते हैं, देखो ये माइनस इंटू माइनस प्लस A11 1332 A11, ये देखो A11 1332, ये वाला प्लस में आएगा जबकि ये वाला माइनस में आएगा, तो ये टर्म कैंसिल होता हुआ दिखाई दे गया होगा सबको, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से ये देखो जरा 1 2 1 3 3 1 माइनस में
1 2 1 3 3 1 बट माइनस इंटू माइनस प्लस में, तो ये टर्म भी आपको कैंसिल होता दिखाई दिया। तो कितना आ गया? सबको समझ में आया? पक्का है ना? तो पूरा स्टेटमेंट आपको लॉजिक आपको ध्यान रखना होगा ना। आप ये स्टेटमेंट से ज्यादा भी इसकी लॉजिक ध्यान रखिए। क्या बोला गया? अगर हम किसी रो को पकड़ लें, है ना, और अगर उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, उसके करस्पॉन्डिंग किसी दूसरे रो के, हम अगर दो फैक्टर से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के अगर हम मल्टीप्लाई करें, उस टर्म्स को अगर सम करें, जोड़ दें, तो वो किसके बराबर आने वाला है? 0 के बराबर। एम आई क्लियर? पक्का है ना? चलिए अब बाकी एक दो केस आप खुद से कर लीजिएगा, मेरे ख्याल सबको समझ। आप जैसे मैंने एक रो के अगेंस्ट में कर दिया, तो आप एक दूसरा किसी रो के हिसाब से करिए, और एक दो और केस आप कॉलम के अगेंस्ट में भी ओपन करके चेक करिएगा, आपको 0 मिलेगा। ठीक है ना? नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहता है? अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है जो कि ए आई जे ऑफ एन ऑर्डर है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है एन की जो वैल्यू यानी कि जो ऑर्डर है वो 2 या 2 से ज्यादा ही होना चाहिए, यानी कि 1 by 1 मैट्रिक्स के लिए स्टेटमेंट क्लियर नहीं है ना। B is another matrix obtained from A by interchanging any two rows or columns of A, then B मैट्रिक्स के जो डिटरमिनेंट होगा वो A मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के नेगेटिव टाइम्स होगा। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसको मिटा दे रहा हूँ ना, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए मैं 2 ऑर्डर का ले लेता हूँ, ठीक है? लेकिन हमको सॉल्व करना है, आप 3 ऑर्डर के लिए भी करेंगे घर में असाइनमेंट में, मैं ऑर्डर 2 के लिए समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 2 by 2 का है, मान लो A B C D इसके एलिमेंट है 4, चलेगा? 2 by 2 का मैट्रिक्स मतलब ऐसे ही होगा देखने में, है ना? कहता है अगर एक B मैट्रिक्स नया तैयार किया जाए, बस शर्त ये दिया गया है वो A मैट्रिक्स के किसी रो को आपस में, दो रो को या तो बदल दीजिए या फिर दो कॉलम को आपस में, दो कॉलम आपस में, है ना? यानी कि जैसे ये फर्स्ट रो है कि नहीं, और ये सेकंड रो है, देख लो इस बारे में, तो आपस में बदल दो। यानी कि इसको मैं बना दूंगा फर्स्ट रो और इसको बना दूंगा, इन एलिमेंट को बना दूंगा मैं सेकंड। ठीक है, लोग समझ गए? दो रो को या दो कॉलम को इंटरचेंज करने की बात कही जाए तो मैंने रो को इंटरचेंज करके दिखा दिया, आप कॉलम इंटरचेंज करके चेक करिएगा। कहता है जो ये डिटरमिनेंट ए आएगा और डिटरमिनेंट बी आएगा, बी डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट के माइनस टाइम होगा, ये स्टेटमेंट है। तो चलो चेक करते हैं ये सही है कि नहीं। चलो डिटरमिनेंट ऑफ ए बताओ अगर आप जानते हो, क्या लिखोगे? दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, तो ए डी माइनस क्या लिखोगे? सी बी। ठीक है, जबकि ये क्या निकाला मैंने? ए डिटरमिनेंट। और अगर मैं बी डिटरमिनेंट निकाल रहा हूं तो वही है, दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस, सी बी माइनस ए बी। दिखाई दिया? क्लियर? अब आप ध्यान से आप देख ही पा रहे हो, है ना? क्या लिखोगे बताओ जरा, इसको क्या लिख सकते हो? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस सी बी माइनस ए बी, और ये बी बराबर तो जैसा है वैसा ही छोड़ दो, है ना? तो कुल मिला के क्या निकला? देखो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपको माइनस टाइम इधर भेज दीजिए। समझ गए? बड़ा आसान सा फंडा है, समझ गए? क्लियर है? ठीक है, तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया, बहुत आसान सा लॉजिक था। तो आप दो कॉलम को ही बदल सकते थे, यानी कि इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे, तब भी आंसर सेम आता है, मतलब एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स आते हैं ना। आप चाहे तो करके देख लो, जैसे कॉलम को ही बदल के देख लेते हैं। चलिए ये फर्स्ट, ये सेकंड कॉलम को इसका फर्स्ट कॉलम बना देता हूँ। अच्छा, इस केस में तो हमारे पास दो ही कॉलम था, तो इन्हीं दो को बदल सकते हैं ना। अगर 3 by 3 मैट्रिक्स होता तो किन्हीं दो को बदलने से काम हो जाएगा। या तो आप फर्स्ट को थर्ड से बदल दीजिए या फर्स्ट को सेकंड से बदल दीजिए, व्हाटएवर, है ना? यानी कि जैसे बी डी और यहाँ पे कर दूं मैं ए सी। चेक करो जरा, इसका तो यही आएगा, इसका कितना आएगा बताना जरा, ये कितना देगा? बी सी माइनस ए सी। बात समझ में? और फिर से वही लॉजिक, बाकी तो वही है ना। बी सी लिखो चाहे सी भी लिखो, बात तो वही होता है। दो नंबर को आप जानते हो, वो आप आसानी से उसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। मैं क्लियर? सबको समझ में आया? तो ये था आपके सेकंड रूल। आप 3 by 3 मैट्रिक्स का एक बार करके देखिएगा, दो किसी रो या दो या किसी कॉलम को आप आपस में इंटरचेंज कर लीजिएगा, आप सॉल्व करिएगा, आप देखिएगा 0 एक दूसरे का नेगेटिव टाइम्स आएगा। ठीक है ना? तो ये सेकंड भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय पे आप देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, इन सब प्रॉपर्टी को हम यूज करने जा रहे हैं ना, तेजी से सॉल्व करने के लिए।
जैसे अभी देखो ये फोर्थ प्रॉपर्टी को इसको डिराइव करने के लिए यूज करेंगे फिफ्थ वाले को। देखो फिफ्थ वाला कहता क्या है, if two rows or columns of a square matrix Aij of order n greater than equal to 2 are identical, then matrix A is 0. So determinant of A is 0. कहता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है ना, कहता है उसके दो रो, 3 by 3 लेके कर लेते हैं चलिए इस केस को। कहता है जैसे एक ये मैट्रिक्स है, मान लीजिए A B C, कहता है कोई दो रो या दो कॉलम आपस में इक्वल है ना, आइडेंटिकल है। तो मान लीजिए मैंने मान लीजिए पहला और तीसरा आइडेंटिकल है, A B C, समझ गए ये बात? और बाकी अलग है, C D E F। ठीक है, लोग समझ गए इस स्टेटमेंट का मतलब कि कोई दो रो आइडेंटिकल होना चाहिए, रो या कॉलम कोई सा भी। तो देखो मेरा फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल एलिमेंट्स हैं, है ना। तो ये बोला है अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो हाँ ध्यान रखिएगा, ऑर्डर 2 से ग्रेटर ही होना चाहिए, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 या 2 से ज्यादा ऑर्डर होना चाहिए। 1 ऑर्डर के लिए लागू है स्टेटमेंट, ये भी और ये भी। तो कहता है कि डिटरमिनेंट A 0 आएगा। तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप जानते हो, इसको सॉल्व करो जब कितना आएगा। अगर सॉल्व ना करें तब भी काम कर सकते हैं, देखना जरा पिछले वाले लॉजिक के हिसाब से देखना। इसका डिटरमिनेंट जो भी आएगा कुछ तो डिटरमिनेंट होगा, इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, लेट से ए मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट ऐसे दिखाएंगे, है ना। अच्छा अभी ये क्या कहता था, पिछला वाला जो प्रॉपर्टी था, कहता था ना कि अगर हम अपने से एक नया मैट्रिक्स बनाए, अगर उसको क्या कर दें हम आपस में दो रो या कॉलम के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दे, तो जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका डिटरमिनेंट पहले डिटरमिनेंट का नेगेटिव टाइम होगा, होगा कि नहीं होगा? क्लियर? तो हम एक नया डिटरमिनेंट बना रहे हैं b, चलेगा, मतलब मैट्रिक्स बना रहे हैं नया मैट्रिक्स b। हम क्या करने वाले हैं, इस वाले रो को यहां भेजेंगे और इस रो को कहां भेजेंगे, पहले वाले की जगह पे, चलेगा? ठीक है, तो मैं कैसे बनेगा मैट्रिक्स A B C D E F A B C, चलेगा? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अच्छा बताओ जरा इसका डिटरमिनेंट कितना होगा, B से, इसका B मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट B से डिनोट करेंगे, है कि नहीं? और आप कुछ पुराने लॉजिक से जानते हो, अगर कोई मैट्रिक्स आपस में रो को बदल के किन्हीं दो को बनाया गया है तो इसका जो डिटरमिनेंट होगा वो पुराने मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट का नेगेटिव टाइम्स होगा। यही लॉजिक है, पक्का? अच्छा ये बताओ कितने लोग इस बात से एग्री करते हो, इस केस में साफ साफ दिख रहा होगा A और B एक्चुअली में क्या है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, कितने लोग एग्री करते हो? इक्वल मैट्रिक्स का डेफिनेशन याद होगा, अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का हो और उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के एग्जैक्टली सेम हो तो आपस में मैट्रिक्स क्या बोलाता है, इक्वल मैट्रिक्स। तो इसका और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सब आइडेंटिकल ना है, तो A और B एक्चुअली में इस केस में हम देख सकते हैं अलग मैट्रिक्स है ही नहीं, इक्वल मैट्रिक्स है। तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों का डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, A डिटरमिनेंट की जगह पे हमने लिख दिया A डिटरमिनेंट, और B डिटरमिनेंट की वैल्यू कितना है आपको पता है, देखो जरा, माइनस A डिटरमिनेंट, सही लिखा है ना, क्लियर। तो इन दोनों को वैल्यू इधर लेके आओ, ट्वाइस ऑफ डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या निकला, डिटरमिनेंट A का वैल्यू कितना है, 0। समझ में आई बात?